बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मे ज़ुहा हेयर। वेलकम टू माय दिस लिटिल वर्ल्ड होम फूड एंड फिटनेस। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली बात जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि कम्युनिकेशन गैप होता क्या है, कम्युनिकेशन क्या होती है। तो कम्युनिकेशन का सादा सा मतलब है कि दो लोगों का आपस में मुस्बत अंदाज में गुफ्तगू करना, आपस में तबादला ख्याल करना, अपने नजरियात और अपने अकायद को लड़े झगड़े बगैर बैठकर बातचीत के जरिए हल करना। तो हम लोगों ने ऐसे तरीके से अपने बच्चों को समझाना है जिससे हमारा पेरेंट्स वाला जो रुतबा है, जो मकाम है, वो भी बरकरार रहे और जो हमारे बच्चे हैं वो भी अपने मकाम से ऊपर हमारे लेवल पर आकर सोच सके, हमारी बात को समझ सकें। तो उसके लिए कुछ बहुत लंबे चौड़े पापड़ नहीं बेलने, थोड़े से पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ और ये मेरा अपना जाती अगेन एक्सपीरियंस है, अपना तजर्बा है। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आप पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को समझने की कोशिश करें। जो आपके और बच्चों के दरमियान जो प्रॉब्लम आ रहा है वो कहाँ आ रहा है और कब आ रहा है। मैं आपको छोटा सा एक किस्सा बताती हूँ। अभी कुछ मंथ पहले की बात है, मैं हॉस्पिटल में वेटिंग रूम में बैठी अपना इंतजार कर रही थी, अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। तो मैंने एक छोटा सा बच्चा देखा, यही कोई 3-3.5 साल का, और वो जो है ना अपनी टोपी को उछाल रहा था और कैच कर रहा था, जैसे बच्चे करते हैं, अमूमन खेलते हैं, तंग होते हैं। और उसके वालिद साहब जो थे वो उधर ही बैठे देख रहे थे उसको। तो वो बच्चा गोल गोल घूम रहा, टोपी को उछाल रहा, फेंक रहा, कैच कर रहा, टोपी नीचे गिर रही। तो वालिद को शायद इरिटेशन होना शुरू हो गई, जो कि होना शुरू हो जाती है। उन्होंने उसको मना किया, उन्होंने कहा रुक जाओ, ना करो। बच्चे ने नहीं सुना, बच्चा करता रहा। उन्होंने फिर मना किया, वो फिर भी नहीं सुना। अब इतनी देर में उनकी आवाज चूंकि बुलंद हो रही थी, इर्द गिर्द जो बैठे लोग थे जो इंतजार कर रहे थे उस वेटिंग लाउंज में, उन्होंने भी अपने फोनों से नजरें उठाकर ना बच्चे को देखना शुरू कर दिया और बाप को देखना शुरू कर दिया। तो बाप थोड़ा सा और प्रेशर में आया, उसने जोर से कहा, तो बच्चा आगे से हंसना शुरू हो गया और थोड़ा दूर भाग गया। वो बाप उठा और सोचा उसने क्या किया होगा। नहीं, ये नहीं किया। उसने जाकर उसको उसकी टोपी उसके हाथ से छीनी और उसको यूं कॉलर से पकड़ के उठाकर ना लाकर अपने साथ बिठाया। बिलीव मी, उसके चेहरे पे जो उस वक्त तासुरात थे वो ऐसे थे जैसे उसने ना कोई बॉक्सिंग का मैच जीत लिया हो। और जो बच्चा था उसको तो कोई खास असर नहीं पड़ा, वो अपनी टांगें हिलाता रहा ऐसे से बैठकर आराम से। लेकिन उस बाप के जो चेहरे पे तासुरात थे ना वो ऐसे थे जैसे उसने कोई ना मार लिया और वो बच्चे को चैलेंज वाली नजरों से देख रहा था कि अब करके दिखा, हुण करके दिखा। वो जो था ना पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था, उसमें हो सकता है बच्चा रो पड़ता और ऊंची आवाज में रो पड़ता और बाप को ज्यादा प्रेशर आता। तो ऐसी बेतहाशा सिचुएशंस रोज सुबह दोपहर शाम हम पेरेंट्स को फेस करनी पड़ रही होती हैं जहां पे ये पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आ रहे होते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम डांट कर या 2 थप्पड़ लगाकर बच्चों को कहते हैं चुप करके बैठ जाओ, मत करो तंग, मुझे तंग ना करो, मुझे डिस्टर्ब ना करो। तो हमें उस पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को समझना है और ट्रेनिंग करनी है कि हम उस जो छोटा सा एक पॉइंट आया जहां पे हमारी और हमारे बच्चे की ईगो क्लैश हो रही है, हमारा और हमारे बच्चे का दिल क्लैश हो रहा है। हमारा दिल कर रहा है बच्चा खामोशी से टिक कर बैठ जाए और बच्चे का दिल कर रहा है कि वो खेले, एंजॉय करे। तो हमने उसको उस पॉइंट को डील करना है। तो उसको हम बहुत आराम से डील कर सकते हैं। और मैंने जिस तरह से डील किया वो ये था कि मैं छोटे छोटे से रिवॉर्ड्स देती थी। और वो जरूरी नहीं होता था कि कोई टॉय ही हो या कोई भी जो खाने पीने की चीज है वो हो। मैंने उनकी जो वांट होती थी ना, मैंने उसको उनका रिवॉर्ड बना दिया, लेकिन मैंने अपना काम भी किया साथ। मसलन अगर वो कह रहे हैं कि मुझे स्क्रीन देखनी है, मैंने कार्टून्स देखने हैं, मैंने आपके फोन पे गेम खेलनी है, तो मैंने जो काम करवाना होता था उनसे तो मैं करवा लेती थी। मैं कहती थी ठीक है, आप पहले अपना होमवर्क कर लो, फिर मैं आपको स्क्रीन दे दूंगी। वो कर लेते थे। और फिर मैं उनको ये भी बताती थी कि अब फिर सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आता था कि बंद कर दो, तुम्हारा स्क्रीन का टाइम खत्म हो गया, अब बस कर दो, क्या हर वक्त अपनी आंखें खराब करते रहते हो, तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल नहीं है। ये जुमले बोलते हैं ना हम। तो उस पर मैंने कहा कि 15 मिनट्स हैं आपके पास, ये देखो ये घड़ी की ये बिग नीडल जब 3 पे आएगी या 6 पे आएगी तो आपको जो है ना आपका टाइम खत्म हो जाएगा।
वो समझना शुरू हो गए और मैं वो ले लेती थी। फिर मैंने उस छोटे से रूल को इम्प्लाई किया और मैंने उसको पूरा करके दिखाया। मैंने अपनी बात पे कायम रही और मैं उनसे ले लेती थी। तो ऐसे आहिस्ता 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 जो है ना, उनका कॉन्फ्लिक्ट का जो मजाज था वो कम होना शुरू हो गया और वो मेरी बात को समझना शुरू हो गए और मेरी भी जिंदगी आसान हो गई। मेरा भी दिमाग खराब होना कम हो गया क्योंकि मैंने जो है ना अपनी धौंस और अपनी जो गुस्सा है उसके ऊपर कंट्रोल किया। और मैंने यही रियलाइज किया कि हम दोनों जो है, हम लोग कोई दुश्मन तो नहीं है, बच्चे हमारे दुश्मन नहीं है और मैं उनकी दुश्मन नहीं हूँ। हम लोग तो एक पेज पे वन फैमिली है। तो जब मैंने वो वन फैमिली का अपने माइंड में कॉन्सेप्ट लाई तो फिर मुझे ये ख्याल आया कि रूल्स और रेगुलेशंस की एक लिमिट होती है। हमारे पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इसीलिए ज्यादा हो रहे होते हैं क्योंकि हम चाह रहे होते हैं कि बच्चे हमारे मुताबिक चले, हमारी पसंद के मुताबिक चले। हम उनकी पसंद को सिर्फ खिलौनों तक महदूद कर देते हैं या खाने पीने की चीजों तक महदूद कर देते हैं। हालांकि बहुत से और ऐसी चीजें हैं जहां पे वो अपनी पसंद को दिखाना चाह रहे होते हैं। मसलन वो 9 बजे नहीं सोना चाह रहे, वो 10 बजे नहीं सोना चाह रहे, उनका खेलने का दिल कर रहा है और हम कहते हैं नहीं नहीं तुम लोगों ने सोना ही सोना है, मैं कह रही हूँ तो सोना है। उनका दांत साफ करने का दिल नहीं कर रहा, फिर भी कहते हैं कि करने ही करने हैं। तो कई दफा तो हम प्यार से कह देते हैं, कई दफा हम बहुत डांट डपट कर कहते हैं। तो वो जो छोटे छोटे पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आते हैं तो उनको आप अपने जो काम है जो आपने उनसे करवाने हैं उनको आप रिवॉर्ड्स बना कर दें। ठीक है, आप इस तरह के फिक्र उनसे बोल सकते हैं कि बेटा आपने देखो आज अगर आप कहे बगैर, मामा के कहे बगैर खुद ही से टीथ ब्रश कर लोगे ना तो मामा इतनी हैप्पी होंगी। अगर आप खुद ही से अपना होमवर्क कर लोगे तो मामा आपको एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम देंगी। वाह, आपने अपनी छोटी सिस्टर की इतनी हेल्प की है होमवर्क करने में, वाह यू आर सो ग्रेट। चलो मैं जब कुकीज बनाऊंगी ना तो मैं एक कुकी आपको एक्स्ट्रा दूंगी। तो ये इस तरह के छोटे छोटे से फिक्रे आप अपने बच्चों के साथ बोलें और उनको एनकरेज करें कि वो पॉजिटिव कामों की तरफ राग़िब हों। अगर आप नेगेटिव बोलेंगे ना कि नहीं करना नहीं करना नहीं करना, क्यों करना है, कैसे करना है, तो वो भी नेगेटिविटी ही सीखेंगे। आप उनकी छोटी छोटी पसंद नापसंद की बातें मान लें और उनके ऊपर आपको फटा करने की जरूरत ही नहीं है। अब कई दफा ऐसे होता था, सुबह हमें स्कूल से देर हो रही होती थी और मैं कहती थी कि पोनी बना लो, मेरी बेटी कहती थी कि नहीं मैंने पेंस लगानी है। और मैं पोनी बनाने को इसलिए कहती थी कि पोनी में बाल सिमटे रहते हैं, बाल कम तंग करते हैं, आसानी से बन जाती है, टाइम की बचत होती है। वो पेंस कहती थी कि उसको पेंस प्यारी प्यारी खूबसूरत लगती थी और पेंस मुझे हमेशा कभी दो तो इकट्ठी मिली नहीं। ये भी बड़ा मसला होता है, सुबह सुबह पेंस ढूंढ रहे हैं हम, पोनियां ढूंढ रहे हैं। तो एक दिन उसने मुझे बोला, 3-4 दिन मैंने जबरदस्ती धौंस धांधली से उसको पोनियां बनवा दी। उसने कहा मम्मा आप क्या हर दिन अपनी अपनी मर्जी का हेयर स्टाइल बनाती हैं, मेरी पसंद का भी तो करें। यानी कि अपनी मर्जी, अपनी पसंद, आपकी मर्जी, आपकी पसंद, ये कोर है, कोर कॉन्फ्लिक्ट की कोर है। तो हमने अपनी पसंद भी उनको बतानी है और हमने उनकी पसंद भी माननी है, एक्सेप्ट करनी है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो वो वही बात है कि वो चोर रास्तों पर जाएंगे, वो छुप छुप कर वो काम करेंगे जो हम नहीं चाहते कि वो करें। उनको लगेगा कि हमारी पसंद को तो हमेशा मामा निगेट ही करेंगी, मेरी मर्जी की तो कोई वैल्यू नहीं है और इस मामले में मैं अपना ओपिनियन नहीं दे सकता। तो उसकी वजह से वो बाहर दोस्तों में वो बातें कन्फाइन कर देंगे जो आपको नहीं बताएंगे। वो टीचर्स के साथ इतने फ्रेंडली हो जाएंगे लेकिन वो अपनी माँ के साथ फ्रेंडली नहीं होंगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है ना? वो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो वो अपनी बहुत से प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, अपनी छोटी छोटी परेशानियां जो वो माँ बाप के साथ करना चाह रहे होंगे वो नहीं कर पाएंगे। तो आप उनको मर्जी करने दें। उनको आप चूंकि साथ साथ बता रहे हैं कि मुनासिब और गैर मुनासिब क्या है, तो वो ये उनकी मर्जी में ये शामिल होगा कि हाँ ये मुनासिब, मामा ने बताया था कि ये मुनासिब ये होता है तो मैं ये करता हूँ, तो उनकी मर्जी भी मुनासिब बनेगी। और आप थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचे ना, आगे का उनको कोई खातून पसंद आएंगी या कोई हजरत पसंद आएंगे तो क्या उस वक्त वो एक पॉइंट आता है जिसमें वालिदैन और बच्चे टोटली अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने बचपन से उनकी तरबियत की हुई है और मुनासिब मर्जी और गैर मुनासिब मर्जी का फर्क समझाया हुआ है ना, तो और इस्लाम के दायरे में रहते हुए आपने उनकी वो तरबियत की है तो वो कभी भी क्लैश नहीं आएगा। वो अपनी पसंद ही उन क्या कहना चाहिए, उन वैल्यूज के ऊपर खड़ी करेंगे। अपनी पसंद में वो वैल्यूज ढूंढेंगे जो आपने उनको सिखाई नहीं होगी। वो कभी भी अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर कोई चीज पसंद ही नहीं करेंगे।
अगर आपने ये कम्युनिकेशन गैप को खत्म करने की कोशिश की होगी, और ये बचपन से शुरू होती है। ये आप कहें कि वो 20 साल का होगा तो मैं उससे गुफ्तगू करूंगी, वो 15 साल का होगा तो मैं उसको ये बातें समझाऊंगी, तो ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत अप्रोच है, इसका हमें कोई फायदा नहीं हुआ। हम देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में किस तरह का इंतशार है। हर बच्चा, हर बंदा आपको एक परेशानी में मुब्तला नजर आता है, और वो ऐसी अजीबोगरीब परेशानी है कि कोई उसका हल नहीं निकाल पाता। तो और इसमें मुतमईन वही लोग हैं जो आपस में निभाह करना चाहते हैं, जानते हैं, और वही लोग खुश हैं जो गिव एंड टेक करना जानते हैं। तो आप बच्चों को जब ये गिव एंड टेक सिखाएंगे ना कि ठीक है, आपकी मर्जी और मेरी मर्जी कोई अलग नहीं है, कुछ बातें मैं आपकी मान लेती हूँ, कुछ आप मेरी मान लें। मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया तो अब आप मेरी पसंद का खाना खा लो। मैंने आपकी पसंद के कपड़े लिए, आपकी पसंद का कलर लिया, आप मेरी पसंद का कलर ले लो। अगर आप ये बातें नहीं करेंगे ना तो फिर वो बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड भी बनेंगे। उनको होगा कि सिर्फ मैं हूं, मैंने ही करना है, मेरी ही पसंद है, जैसी चीज मेरी है वैसी किसी की नहीं है। और ये सेल्फ सेंटर्डनेस उनको इंतहाई नार्सिसिस्ट किस्म का, खुद पसंद किस्म का शख्स बनाएगी, चाहे वो लड़की हो या वो लड़का हो। तो दोनों केसेस में हमें ये नहीं चाहिए। हमने तो ऐसे बच्चे पैदा करने, ग्रो करने हैं ना, जो मुआशरे के लिए एक मुफीद और कारामद इंसान बनकर बाहर निकले। वरना तो कसरत तो हमारे ऐसे ही, वो जिस तरह, मतलब हमें फर्क देखना है ना कि हम एक बाग बना रहे हैं या हम एक झाड़ झंकार वाली जो है ना वो जंगल बना रहे हैं। तो आपके बच्चे की शख्सियत एक बाग में लगे पौधे की तरह होनी चाहिए, जिसको आप तराशते हो, जिसकी आप प्रूनिंग भी करते हो, जरूरत पड़े तो उसको ऊपर से काटते भी हो, उसके अंदर गोडी भी करते हो, उसके अंदर खाद भी डालते हो, उसके ऊपर मेहनत भी करते हो, उसको पानी भी देते हो, उसका ख्याल भी रखते हो। तो इन सब चीजों को जब आप माइंड में रखेंगे तो आपको अपने बच्चे के साथ का रिलेशनशिप समझ आएगा। इसके बरक्स अगर आप एक जंगली जड़ी बूटी को देखें जो उग आती है, उसके साथ आपका क्या रवैया होता है? उसको आप उगने देते हैं, उसको आप कोई तवज्जो नहीं देते, जैसे मर्जी उग रही है, जिस मर्जी तरफ उसकी शाखें जा रही हैं, जैसे मर्जी कांटे फूल खिल रहे हैं उसके ऊपर, आप रुक कर तवज्जो ही नहीं देते, आपको परवाह ही नहीं होती कि वो कैसे उग रहे हैं। ठीक है, और बारिश होती है तो थोड़े से वो उनको नरिशमेंट मिल जाती है। जमीन में वो इर्द गिर्द के जो फैले हुए खूबसूरत पौधे होते हैं उनको, उनकी जड़ें क्या करती हैं, कमजोर करती हैं, और वो जो जड़ी बूटी होती है वो अर्थ करते 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 पूरे बाग के ऊपर फैल जाती है। और जो उसमें खूबसूरत पौधे होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो जहरीली जड़ी बूटी इतनी फैल जाती है, इतनी ताकतवर हो जाती है। और जब वो इतनी ताकतवर हो जाती है कि आपको पूरा बाग उजाड़ देती है, तो फिर आपको ख्याल आता है यार ये तो बहुत खतरनाक वाली जड़ी बूटी उगाई है, मुझे तो इसको सफाया करना है, साफ करना है। फिर आप जब वो माली को बुलाकर साफ करवाते हैं तो पीछे आपके बाग में कुछ भी नहीं बचा होता। समझ रहे हैं ना आप बात को? तो अपने बच्चों को वो जंगली जड़ी बूटी बनने से बचाएं और उनको बाग का एक खूबसूरत पौधा, एक बाग का खूबसूरत हिस्सा बनाएं कि वो हमारे मुआशरे में दूसरों का हक ना मारने वाले बने, वो हमारे मुआशरे में इज्जत करने वाले बने, हमारे बेटे अपनी बीवियों की इज्जत करने वाले बने, हमारी बेटियां अपने शोहरों का एहतराम करने वाली बने, हमारे जो बेटे हैं वो अच्छे बाप बने, और हमारी जो बेटियां हैं वो अच्छी माँ बने। दूसरा पॉइंट है गुफ्तगू। आप अपने बच्चों के लिए कितनी गुफ्तगू करती हैं और कितना वक्त निकालती हैं? हम मोस्ट ऑफ द टाइम इंटेरोगेशन कर रहे होते हैं, पूछगछ कर रहे होते हैं, या हम उनको हदायत दे रहे होते हैं। तुमने ये खाना खा लिया, तुमने कपड़े चेंज कर लिए, तुमने कपड़े चेंज क्यों नहीं किए, पानी क्यों गिरा दिया, सालन क्यों गिरा दिया, खाना क्यों नहीं खत्म किया, स्क्रीन्स बंद कर दो, स्क्रीन्स का टाइम हो गया है, चलो तुम्हारी एकेडमी का टाइम हो गया है, चलो होमवर्क करो, चलो कारी साहब आ गए, चलो कुरान याद करो, चलो तुमने जो है ना वो बहुत देर से खेला नहीं है, चलो अब सो जाओ, चलो ये करो, वो पूरा दिन और पूरी शाम। फिर बच्चों का सोने का टाइम हो गया, फिर अगले दिन वही साइकिल रिपीट हुआ। 10 से 15 साल के बच्चे हुए, 15 से 20 साल के हो गए, बीच में गुफ्तगू किधर गई? बीच में वो टाइम किधर गया जिसमें हमने बच्चों को बैठकर अच्छा बुरा समझाना था? वो हमारा टाइम चला गया स्क्रीन्स में, वो हमारा टाइम चला गया क्रिकेट में, सियासत में। और आप मेरी बात मान लें, यकीन करें, एक बार बच्चा 15-18 साल का हो गया ना, तो आपको ख्याल आता है, दिल में पेरेंट्स को ख्याल आता है कि यार ये तो मेरी बात नहीं सुन रहा, ये तो बड़ा बदतमीज हो गया है, ये तो मुझे आगे से जवाब देना शुरू हो गया है, अब मैं क्या करूं?
फिर वो जाते हैं, मौलवियों के पास जाते हैं, वो सोल्यूशंस ढूंढते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, सारे साइकोलॉजिस्ट को ढूंढते हैं और वो सारे जो स्कॉलर्स हैं उनकी बातें सुनते हैं और उनसे फिर वो तमीज़ के वो लेक्चर्स लेते हैं। फिर बच्चा तो फिर भी नहीं गुफ्तो शनीद की टेबल पे आता, उसके पास तो बहुत सारे काम है करने के लिए। उसने मीम्स को एंजॉय करना है, उसने पोस्ट्स को फॉरवर्ड करना है, उसने अपने दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला करना है, उसने सियासत के ऊपर डिस्कशंस करनी है, उसने मजहब के ऊपर कौन सही है कौन गलत है उसके ऊपर डिस्कशन करनी है, बहुत सोने लड़कियों के साथ गप्पे लगानी है, बहुत सारे लोगों ने फिल्में देखनी है, गाने सुनने हैं, अपना करियर एस्टेब्लिश करना है। उनके पास वक्त ही नहीं है पेरेंट्स के पास बैठने का। उसमें सिर्फ एक रूल है जो आपने लगाना है और उससे आपके बच्चों को और आपको एक पेज पे आने का आसान मौका मिलेगा। और वो एक रूल क्या है कि सिर्फ और सिर्फ रात के खाने के टाइम पे आप हर किस्म की स्क्रीन्स बंद कर दें, अपने फोन्स को बंद कर दें, अपने टीवी स्क्रीन्स को बंद कर दें, अपने डाइनिंग टेबल को ऐसे रीअरेंज करें कि कहीं स्क्रीन्स ना उसके सामने हो। ये ना हो कि बैकग्राउंड में टीवी चल रहा है और आप लोग खाना खा रहे हैं, बैकग्राउंड में न्यूज आ रही है और आप लोग खाना खा रहे हैं। ऐसा नहीं करें, बिल्कुल हर किस्म की स्क्रीन्स को बंद कर दें। और वो जो आधा घंटा है आप सोच कर बैठेंगे इस आधे घंटे में मैंने प्रोडक्टिव टॉक करनी है, मैंने कोई सियासत डिस्कस नहीं करनी, मैंने कोई क्रिकेट मैच डिस्कस नहीं करना, मैंने कोई खानदानी गॉसिप डिस्कस नहीं करनी, लोगों को डिस्कस नहीं करना, मैंने सिर्फ और सिर्फ बच्चों को डिस्कस करना है, मैंने बच्चों के इंटरेस्ट की बात करनी है, मैंने बच्चों की वीडियो गेम्स जो वो खेलते हैं उसके बारे में इंटरेस्ट शो कराना है। बेशक मुझे नहीं पता, अब मुझे माइनक्राफ्ट के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे रोब्लॉक्स के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने कितनी गेम एंड कर ली है, आपने माइनक्राफ्ट में कौन सा घर बनाया, कैसे कमरे थे उसके, दे टेल मी। और मैं ये नहीं पूछती कि तुम्हारा स्कूल में दिन कैसा गुजरा, मैं ये नहीं पूछती कि तुमने आज होमवर्क अभी खत्म कर लिया या नहीं किया, तुम्हारे स्कूल में कोई मसला हुआ या नहीं हुआ। बच्चे कभी आपको ये जवाब नहीं देंगे कि हाँ हमें कोई मसला हुआ या मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा, बस ये जवाब होगा उनका। तो बच्चों से बात उनके अंदर से बात निकालने के तरीके ये हैं कि आप नए नए टॉपिक्स दें उनको। अब आजकल के बच्चे बहुत एडवांस बच्चे हैं, टेक की दुनिया के बच्चे हैं, साइंस के बच्चे हैं, आप उनको हवाई बातें जन्नती बातें बनाना छोड़ दें आप और उनको वो बातें बताएं जिससे उनको फायदा हो। छोटी सी एग्जांपल मैं देती हूँ। हमारे खानदान में एक शादी थी, मेरे बेटे ने मुझसे पूछा मम्मा शादी क्या होती है, शादी क्यों करते हैं। अच्छा, अब ये ऐसे सवाल हैं जिनको हम अमूमन पसंद नहीं करते बच्चे डायरेक्ट हमसे पूछें, हम या तो हंस के टाल देते हैं कि ओहो देखो उम्र देखो बातें देखो, इस किस्म के कमेंट्स करके हम उनको चुप करा देते हैं, बोलती बंद करा देते हैं उनकी। मैंने कहा शादी जो है वो शादी होती है, उसमें एक गर्ल या एक बॉय के साथ रहना होता है। और उसने कहा गर्ल के साथ क्यों रहना होता है। मैंने कहा गर्ल के साथ इसलिए रहना होता है कि वो आपकी वाइफ होती है। अब हस्बैंड और वाइफ का कॉन्सेप्ट बच्चों को किस तरह से बना देता है, वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं, वो मतलब वो कहने लगा मतलब लाइक जिस तरह मैं और मेरी मतलब सिस्टर रहती हैं। और मैंने कहा नहीं उस तरह नहीं होता, वाइफ जो है वो एक अच्छी सी गर्ल होती है और वो अपने पेरेंट्स के पास पहले रहती है, फिर जब शादी का टाइम आता है तो वो आपके बॉय के घर में आके रहना शुरू कर देती है और वो बहुत अच्छी होती है, वो बहुत जिस तरह आप बहुत केयरिंग हो उस तरह वो भी बहुत केयरिंग होती है, वो अपनी फैमिली की केयर करने वाली होती है और वो जो है ना अल्लाह की बात मानने वाली होती है और वो बहुत अच्छी जो है ना वो नमाज पढ़ने वाली होती है और अपने आप को अप्रोप्रिएट मुनासिब कवर करने वाली होती है। तो उस एक छोटे से सवाल के जवाब में मुझे मौका मिला कि मैं उसकी थोड़ी सी ब्रेन वॉशिंग कर दूं, मैं उसको बता दूं कि भाई इन फ्यूचर आइडियल वाइफ में आपने ये चीजें तलाश करनी है, इन फ्यूचर आपने आइडियल स्पाउस में ये वाली क्वालिटीज देखनी है। अगर हम ये नहीं बताएंगे ना तो फिर वही बात है, दुनिया इतनी तेजी से वेस्टर्नाइज हो रही है, हमारा मुल्क इतनी तेजी से वेस्टर्नाइज हो रहा है कि उसमें जो रियल वैल्यूज हैं जो हमारे मुल्क की नहीं कहना चाहिए सॉरी, हमारे मुल्क में कोई वैल्यूज नहीं है हमारे दीन की जो वैल्यूज हैं हमें उनको उनके दिलों में उनसे मोहब्बत पैदा करनी है, हमने उनसे नफरत नहीं पैदा करनी। तो उन वैल्यूज के ऊपर जब वो किसी को भी परखेंगे तो उनको पता होगा कि ये शख्स जो है ये मेरे लिए मुनासिब स्पाउस है। हमने अपनी पसंद तो ठोंसनी नहीं उनके ऊपर, हमने तो उनको एक फ्री विल का वो देना, क्योंकि अल्लाह ने उनको एक फ्री विल दी है। हम पेरेंट्स तो हैं ही नहीं किसी खाते में कि हम उनको
जोर ज़बरदस्ती से जो है वो फोर्स कर सकेंगे वो किसी से, ऐसे शख्स से, ऐसी लड़की से शादी करें जिनका उनका दिल नहीं कर रहा। तो हमने ये देखना कि उनका दिल कैसा करे। हमने उनके रास्ते में उनको वो टूल्स देने हैं जिससे वो असेस कर सके। उनको वो हमने एल्गोरिदम्स बताने हैं जिसके जरिए से वो असेस कर सके कि ये मेरे लिए मुनासिब लड़की होगी या ये मेरे लिए मुनासिब लड़का होगा। तो उसमें गुफ्तगू का पार्ट यही है कि आपने अपनी तरफ से कितना उस प्लांट को कितना वाटर किया, आपने कितनी आबियारी की उसकी। और आप यकीन माने, अगर आप छोटे छोटे इस तरह के इंसिडेंट्स पे छोटी छोटी बातें, आप इसको अपॉर्चुनिटी जानकर अगर बच्चों को ये बातें बताना शुरू करेंगे तो आपके बच्चों का बड़ा क्लियर विजन बनेगा। वो कंफ्यूजन का शिकार नहीं होंगे। वो कभी भी किसी ऐसी लड़की के पीछे नहीं जाएंगे जो उनकी फैमिली वैल्यूज से क्लैश करती होगी। वो कभी भी ऐसे लड़के को दिल नहीं देकर बैठेंगी। उनको पता होगा कि ये लिमिट है मेरी फैमिली की और मेरे अल्लाह की बताई हुई लिमिट है, मैंने इसको क्रॉस नहीं करना। इन केस अगर वो कर भी रहे हैं, अगर वो इन्वॉल्व हो भी रहे हैं, तो आपने अगर वो डायलॉग का दरवाजा खुला छोड़ा होगा ना, तो दे विल बी कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं आऊं और अपनी मामा को बताऊं, मैं आऊं और अपनी मामा के साथ अपना प्रॉब्लम शेयर करूं, या मैं अपनी ये जो मेरे अंदर आ रही है। और चूंकि आप उनकी पसंद का एहतराम करने वाले बनेंगे तो उनके अंदर ये एक कॉन्फिडेंस होगा कि मेरी मामा मेरी पसंद का एहतराम करती हैं, मेरी पसंद को एक्सेप्ट करती हैं। और चूंकि मैंने पसंद मुनासिब बनाई है, अपने मुनासिब क्राइटेरिया को माइंड में रखकर मैंने मुनासिब पसंद बनाई हुई है, तो मामा मेरी पसंद को एक्सेप्ट कर ही लेंगी। तो उसमें वो क्लैश नहीं आएगा, बच्चे भी खुश और आप भी खुश, किस्सा खत्म। फिर बात आती है जी लॉजिक। बच्चों के सवालों के लॉजिकल आंसर्स दें। अब बच्चे कैसे सवाल करते हैं ये मैंने ना सारे लिख लिए हैं, तो मैं पढ़कर आपको सुनाती हूँ जो जो सवाल मेरे बच्चों ने मेरे से किए। मम्मा, अल्लाह कैसा होता है? हम कब मरेंगे? हमें कैसे पता चलता है कि ये बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है? मम्मा, शादी क्यों करते हैं? मम्मा, बेबी कैसे पैदा होता है? ये वो सवाल है जो मेरे 4 साल की उम्र से 10 साल की उम्र तक के 2 बच्चों ने किए हैं, वक्तन फवक्तन। और इनके जवाब अमूमन जो हमारे सेट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो माएँ दे रही होती हैं वो कुछ इस तरह होते हैं। बुरी बात है, ऐसे सवाल नहीं पूछते, बड़े होगे ना खुद ही पता चल जाएगा। हो, उम्र देखो, सवाल देखो कैसे कर रहे हो। मुझे नहीं पता, अल्लाह को पता है। ये जवाब क्या मुतमईन करते हैं? ये जवाब क्या आपके बच्चे को बताएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है? कभी भी नहीं बताएंगे। वो ये सवाल के जवाब उधर से ढूंढेगा जहां से आप नहीं चाहते कि वो ढूंढे। तो आसान अल्फाज में, लॉजिक अंदाज में, आप लॉजिकल वे में उनको वो आंसर्स दें। अब मैं आपको एक बताती हूँ बात, 3-4 दिन पहले की बात है, रात के खाने के बाद। मेरे बेटे ने ना मुझसे एक ऐसा सवाल किया जिसने मेरे हाथों के ना तोते, मैना, कौवे, कबूतर सब उड़ा दिए। मुझे तो लगा मेरा वाईफाई का सिग्नल भी उड़ गया। उसने क्या सवाल किया मुझसे? उसने मुझसे सवाल किया, मम्मा, ये पोर्नोग्राफी क्या होती है? मैंने पूछा, आपको किससे पता चला? आपने कहाँ पढ़ा ये लफ्ज? ये सबसे जरूरी है पूछना कि वो जो लफ्ज लेकर आ रहे हैं अपने दिमाग में, वो आ कहाँ से रहे हैं। उसने कहा, मम्मा, ये मैंने न्यूज की साइट पे पढ़ा था। मैंने कहा, अच्छा, मुझे दिखाना। फिर बाद में उसने मुझे दिखाया, तो वो जो हमारा गूगल का होम पेज होता है ना, जहाँ न्यूज आ रही होती है, उसमें कोई न्यूज थी कि 6 to 7, 7 to 8, 9 years के जो किड्स हैं, दे आर एक्सपोज्ड टू पोर्नोग्राफी। ये खबर थी, वहां उसने वो वर्ड पढ़ा था। और अब आप ये देख लें कि ये, मैं नहीं कह रही अपनी तरफ से कि हमें ज़रूरत है इन बच्चों को अपने गाइड करने की। ये स्टडीज सामने आना शुरू हो गई हैं कि जो टेक कंपनीज हैं ये अपनी ऑडियंस ढूंढने के लिए ये बच्चों को टारगेट कर रही है, क्योंकि नौजवानों को तो उन्होंने कर दिया ना बर्बाद। लग गए वो सारे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे चढ़ गए। अब पीछे कौन रह गया था? बच्चे। थोड़ी सी वो पोटेंशियल, वो जो नेक्स्ट कमिंग जनरेशन है, तो उनको भी तो उन्होंने वो करना है, अपने ऊपर लगाना है। तो ये टारगेटेड एक्सपोजर उनको मिल रहा है। और वो किस तरह से मिल रहा है मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। जब आप एक वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, किसी भी वेबसाइट पे या किसी वीडियो पे, तो वो एक क्लिक काउंट होता है और 30 सेकेंड्स तक या
30 सेकंड्स तक अगर आप उस वेब पेज पे रहे हैं या आप यूट्यूब की वीडियो पे रहे हैं तो एक व्यू मिलता है वीडियो ऑनर को या वेबसाइट ओनर को। और जितनी देर आप उस एक वीडियो को देखते रहे हैं और जितनी देर आप उस वेबसाइट पे मौजूद रहे हैं, मिनट्स आफ्टर मिनट्स आफ्टर मिनट वो काउंट होता रहता है। अगर आप रोज उस पे आ रहे हैं तो इसका मतलब है वीडियो ओनर को पता चल रहा है कि मेरी इस टारगेटेड एरिया में मेरी ऑडियंस मौजूद है, तो वो मुसलसल ऐसा कंटेंट देगा जो उस इंटरेस्ट का होगा। समझ रहे हैं आप बात को? आप अगर हमारे बच्चे अगर फाहिश कंटेंट के ऊपर जा रहे हैं या उनके सामने आ रहा है और वो इंट्रीग हो रहे हैं और वो देख रहे हैं और वो उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे, वो उसकी टैब को, उस विंडो को अबैंडन नहीं कर रहे, वो उसको छोड़ नहीं रहे, वो मुसलसल देख रहे हैं, वो मुसलसल फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो मुसलसल डाउनलोड कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? उससे वेबसाइट ओनर को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, उसको डॉलर्स में बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, उस यूट्यूब चैनल वाले को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, उस इंस्टाग्राम वाले प्रोफाइल को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। और नुकसान क्या हो रहा है? वो आपके बच्चे को हो रहा है, और वो नुकसान ऐसा हो रहा है जो नाकाबिले तलाफी है। उसका दीन ईमान, उसका वक्त, उसकी एनर्जी, उसका सोचने समझने वाला जहन सब डाउन द ड्रेन जा रहा है, गंदी नाली में जा रहा है। अब आप बैन्स कर दें, आप फोन्स ले लें बच्चों के हाथों से, आप उनके लैपटॉप्स के ऊपर पाबंदी लगा दें, आप फिल्टर्स लगा दें, आप प्रोटेक्टर्स लगा दें, आप जो है वो पेरेंटिंग पॉलिसी बना दें, आप डंडा पॉलिसी बना दें, कुछ कर दें, लेकिन आप उसको क्या करेंगे? जो आप बाहर शॉपिंग मॉल्स में जा रहे हैं, आपको बड़ी बड़ी ये डमीज के ऊपर होशरुबा किस्म के अंडरगारमेंट्स नजर आ रहे हैं, वहां आप अपने बच्चों को कैसे मना करेंगे? वहां उनके पास क्या होगा वो तो देखेंगे। आप उनकी आंखों पे काले चश्मे नहीं चढ़ा सकते, काले चश्मों से भी नजर आ जाता है। तो हमें बच्चों को टूल्स देने हैं, हमने उनको दिखाना है कि बुराई का मुकाबला कैसे आंखों में आंखें डालकर करना है। हम अगर उनको ये कहेंगे ना कि यार हमारी अपनी अप्रोच अगर ऐसी होगी कि कबूतर की तरह बस जो है ना वो रेत में सर दबा दो, तूफान आता है तो आए। बिल्ली को देखकर जैसे कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है ना और शुतुरमुर्ग तूफान को देखकर रेत में सर दबा लेता है, तो हमने भी वही किया हुआ है। हम रेत में सर दबाकर बैठे हुए हैं और हमारे बच्चे डाउन द ड्रेन जा रहे हैं। हमारे बच्चों की ऊपर तबाही आई हुई है, फहाशी की, बेरारवी की, बेहयाई की, और हमसे कुछ नहीं किया जा रहा। हमने उनको छोड़ दिया बगैर टूल्स के, हमने उस तूफान के आगे उनको छोड़ दिया कि भाई खुद ही से कुछ बन जाओगे, अल्लाह मालिक है, अल्लाह देख लेगा, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह खैर नहीं करता। अल्लाह तब तक खैर नहीं करता जब तक हम अपना पार्ट नहीं डालते। जब बनी इसराइल के एक गिरोह ने मछलियां पकड़ी और एक गिरोह ने उनको मना किया, खुद नहीं पकड़ी। एक गिरोह ने उनको मना नहीं किया लेकिन खुद भी नहीं पकड़ी, और एक गिरोह ने ना मना हुए और पकड़ ली। तो पता है अजाब किन पे आया था? दो गिरोहों पे आया था। एक जिन्होंने मना भी नहीं किया था लेकिन वो बुराई में शामिल भी नहीं हुए। तो हम बुराई से न्यूट्रल होकर साइड पे नहीं खड़े हो सकते, हमें अपना पार्ट डालना है। और बेस्ट तरीका ये है इस तूफान के आगे पार्ट डालने का कि हम अपने बच्चों को सही और गलत बताएं। उसके लिए हम इंतजार ना करें कि 24 के बाद कोई 25वां घंटा होगा जिसमें हम बच्चों को बिठाकर बताएंगे। हमारे पास कोई मौलवी साहब आएंगे और वो हमारे बच्चों को गाइड करेंगे। हमारे साथ कोई स्कॉलर आएगा, कोई कॉन्फ्रेंसेस होंगी, कोई सेमिनार्स होंगे, तो हम इस फहाशी और बेहयाई को रोकेंगे। उसका इंतजार ना करें। आप माँ हैं, आप बाप हैं, आप आज से अभी से इसी वक्त से शुरू कर दें। और ये पाबंदियां लगाने से नहीं होगा, ये तरबियत करने से होगा, ये उनको छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे आंसर्स देने से होगा, और उनको अच्छे लॉजिकल वे में आंसर्स देने से होगा। दिस टॉपिक मेक्स मी मैड। एनी हाउ, मैं पोर्नोग्राफी की बात कर रही थी, तो मैंने उसको जवाब दिया। मैंने कहा पोर्नोग्राफी जो है ना वो एक ऐसा विजुअल कंटेंट होता है, वीडियोस होती हैं जो बहुत फाहश होती हैं, जो बहुत ज्यादा बेहया होती हैं। अब उसने मुझसे आगे से नहीं पूछा कि फहाशी क्या होती है और बेहयाई क्या होती है। उसने मुझसे क्यों नहीं पूछा? क्योंकि मैंने उसको बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने उसको बताया हुआ है कि इस्लाम में फहाशी किसको कहते हैं और बेहयाई किसको कहते हैं। तो उसके छोटे से जहन ने, अभी वो 11 साल का, उसके 11 साल के जहन ने ये बात पिक कर ली है कि फहाशी में क्या चीज़ आती है और बेहयाई में क्या चीज़ आती है। और उसका मैंने टेस्ट भी किया कि उसको समझ आई हुई है या नहीं आई हुई। उसको कोई गेम मिली खेलने के लिए, गिफ्ट मिला उसको, मैंने नहीं लेकर दिया, टॉम रेडर।
तो उसके अंदर एक बड़ी स्मार्ट सी लड़की होती है जो मिशन कर रही होती है। तो उसने खेली 1-2 दिन खेली, फिर उसके बाद बंद करके रख दी। मैंने कहा क्यों नहीं खेल रहे हो आप? कहता मामा इसमें ना उस लड़की ने ना इनअप्रोप्रिएट ड्रेस पहना हुआ होता है। तो मैंने देखा उसने वो स्लीवलेस टाइट सा टॉप पहना हुआ। मैंने कहा ठीक है आप ना खेलो। फिर हमने एक बार वो मूवी देखी थी, तो वो बच्चों की, लेकिन अब ये बच्चों के कंटेंट के अंदर भी तो इन्होंने गन तो घोलना होता है। तो उसके अंदर वो जो कैरेक्टर्स थे दे हैड किस, उन्होंने किस करते हुए दिखाया। अब आई डोंट नो वो कौन सी मूवी थी, कोई मूवी थी एनिमेटेड बच्चों की। अब उनके लिए तो वो चीज नॉर्मल थी, हमारे लिए तो नॉर्मल नहीं होती है। हम लोग तो पसंद नहीं करते, है ना। हम तो बहुत शरीफ लोग हैं, हम लोग नहीं पसंद करते इस तरह का कंटेंट। हम बहुत साफ सुथरे इस्लामी कंटेंट पसंद करते हैं। तो खैर उसने मुझे कहा मम्मा ये वाली मूवी नहीं देखनी। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम सीन आगे करके देख लेते हैं, एंड तो देखे ना। कहता नहीं मैंने नहीं देखनी, मेरा नहीं दिल कर रहा, ये बहुत इनअप्रोप्रिएट है। मैंने कहा ठीक है, मैंने बंद कर दिया। एंड दिस इज हाउ आई गॉट टू नो कि उसको अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट का फर्क समझ आ गया, उसको फहाशी और बेहयाई का फर्क समझ आ गया। और मैं साथ साथ गाइड करती रहती हूँ, मैं उसको बताती रहती हूँ कि बेटा ये जब इस तरह आएगा तो हमने इसको क्लिक करना है, इसको हमने रिपोर्ट ऐड करना है और हमने इसको शट डाउन कर देना है, हमने इसको स्किप कर देना है, हमने इसको नहीं देखना। तो हम ये नहीं कर सकते कि अपने बच्चों को हम ये कहें कि बेटा तूने आंखें बंद कर लेनी है, नहीं, ऐसे नहीं होगा। हमने उनको बताना है कि बेटा आपने ये अपनी नजरें नीचे रखनी है, अपनी प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करनी है और डिस्कशंस करनी है इसके ऊपर। उसने मुझसे फिर एक और बड़ा क्वेश्चन पूछा, वो छोटा था जब। मैं आपको सिर्फ ये बातें डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि मैं ये बता रही हूँ कि मैंने अपने बेटे के साथ डिस्कशन का और गुफ्तगू का टॉपिक कितना खोल कर रखा हुआ है और मैं कितना लॉजिकली उसको बताने की कोशिश करती हूँ। मैंने उसको कभी डांटा नहीं है इस तरह के सवालों पे। उसने मुझसे एक दफा पूछा, मैं उसको कपड़े चेंज करा रही थी, 5 साल का था वो। तो मैं उसके साथ साथ कपड़े चेंज कराने वाला एक और मौका होता है जिसमें आप अपने बच्चों को बहुत छोटी छोटी सी बातें बता सकते हो। आप बता सकते हो कि बेटा आपने अपने आप को कैरी करना होता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है, अपने प्राइवेट पार्ट्स को गार्ड करना होता है, आपने किसी के सामने अपनी स्किन शो नहीं करानी होती, आपने अपनी शर्ट को ऊपर नहीं करना होता, खासतौर पर बच्चियों को आपने समेट कर बैठना होता है, टांगे समेट कर बैठना होता है। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें मैं उनको हमेशा कपड़े चेंज करते हुए ना समझा रही होती हूँ। तो मैं उसको चेंज करा रही थी, उसने मुझसे पूछा मम्मा एक बात बताएं। मैंने कहा हाँ बोलो। हम प्राइवेट पार्ट्स को ही डिस्कस कर रहे थे। उसने कहा मम्मा क्या गर्ल्स के चेस्ट भी प्राइवेट पार्ट होते हैं? मैंने कहा हाँ। कहता है अच्छा। चुप हो गया, आगे से मजीद नहीं की। उसने मुझसे कोई सवाल पूछा, लेकिन मुझे लगा कि उसको मजीद कुछ जस्टिफाई करना चाहिए। मैंने कहा हाँ गर्ल्स के जो है ना, अल्लाह ताला ने गर्ल्स को कहा है कि अपनी चेस्ट को कवर करना होता है। तो अच्छी गर्ल्स जो है ना वो अपने चेस्ट को कवर करती हैं प्रॉपरली, जो है ना वो अप्रोप्रिएट ड्रेस पहनती हैं और वो किसी को टच नहीं करने देती। उसने कहा अच्छा। और वो दिन और आज का दिन उसने मुझसे दोबारा इस किस्म की बात नहीं की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये आप देखें हमारी खवातीन को इन्होंने एक कमोडिटी और प्रोडक्ट बना के ना डाला है हर जगह बच्चों की गेम्स के अंदर, बच्चों की एप्स के अंदर, हर जगह ये लड़कियों को इंतहाई जिसे कहते हैं ना होशरुबा किस्म के कपड़े पहनाकर पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। कौन लोग कर रहे होते हैं? कुफार वो लोग कर रहे होते हैं। और वो क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि चीज दिखती है। एक ब्लेड का इश्तेहार होगा, स्मूथ शेव दिखा रहे होंगे, एक लड़के को कौन देखेगा? ये लड़की को जरूर देखेंगे। तो लड़की इश्तेहारों में इसलिए खड़ी की जाती है क्योंकि लड़की की स्माइल बड़ी प्यारी होती है, लड़की बड़ी प्यारी लग रही होती है। लड़की को 4 पैसे दे देते हैं, वो स्माइल करके दिखा देती है, लोग खरीद लेते हैं। फायदा किसका होता है? कंपनी को होता है, प्रोडक्ट बेचने वाले को होता है। तो जितने भी एड पॉलिसी है ना उसमें खास तौर पर ये सिखाया जाता है कि आपने अपने आप को सेल किस तरह करना है, अपनी प्रोडक्ट को बेचना किस तरह। तो वो अपनी प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं और बाकी चीज़ों से उनको कोई सरोकार नहीं है। इट्स जस्ट गुड बिजनेस फॉर देम। हमें समझने की जरूरत है, पेरेंट्स को। अच्छा जी ना, मैं बहुत लंबी नहीं कर रही वीडियो। अब मेरा ख्याल है कि मुझे चलना चाहिए। लास्ट बात जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो ये है कि लॉजिक सिखाने का एक बहुत गोल्डन मुझे जो है ना वो एक की मिली है जो लॉजिक के हमारे दिमागों के बंद जो दरवाजे हैं उसको खोलती है और रोशनी लाती है और आइडियाज लाती है और बहुत ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव वाइब्स लेकर आती है। और वो एक ऐसी सुनहरी चाबी है जिससे आप यकीन करें बड़े से बड़ा मसला हल हो सकता है, बड़े से बड़ा दरवाज़ा खुल सकता है। वो कौन सी सुनहरी चाबी है?
उसके लिए देखते रहिए होम फूड एंड फिटनेस। मुझे इजाज़त दें। स्टे फिट, ईट हेल्दी। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब तो करते नहीं हैं, और जिन्होंने किया हुआ है वो लाइक नहीं करते, और लाइक नहीं करेंगे तो मेरा यूट्यूब का एल्गोरिदम काम नहीं करेगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक मुझे दें। स्टे फिट, ईट हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।